हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती क्या है, कितने टाइप की होती है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी ग्रुप में किसी एक एलिमेंट का मतलब किसी ग्रुप में किसी एक ग्रुप का या एक ग्रुप के किसी एक एलिमेंट का किसी अनोदर ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाता है या सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, तो उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ वन ग्रुप बाय अनोदर ग्रुप इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन टाइप की होती है, मेनली तीन टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसमें फर्स्ट है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस, जिसमें फ्री रेडिकल की फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन में मैकेनिज्म फ्री रेडिकल की फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ऐसे तीन तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल में फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये तीन तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती क्या है, कितनी टाइप की होती है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की हम स्टडी करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है किसी अनोदर ग्रुप के द्वारा। तो इसमें SN2 ये दो तरह की होती है, SN2 और SN1। SN2 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, और SN1 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस। तो SN2 रिएक्शंस क्या होती है? The concerted one-step mechanism with no intermediate for the displacement of the leaving group by a nucleophile in a aliphatic या alicyclic compound involving both nucleophile and substance in the transition state. In the transition state is termed as substitution nucleophile bimolecular reaction। इसका मतलब है कि जो SN2 रिएक्शन होती है वो कंसर्टेड वन स्टेप मैकेनिज्म होती है। मतलब कंसर्टेड का मतलब ये होता है कि बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड की मेकिंग दोनों साथ साथ होती है, तो उसे कंसर्टेड कहते हैं। वन स्टेप, एक ही स्टेप में बॉन्ड की ब्रेकिंग भी होगी और बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होगा। तो ये कंसर्टेड मैकेनिज्म से होती है, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। और जो लीविंग ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट होता है वो, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक जो भी कंपाउंड है उनमें दोनों साथ साथ होते हैं। और इसमें न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों की कंसंट्रेशन पे ट्रांजिशन स्टेट में ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और इसके रेट पे डिपेंड करते हैं। दोनों में इसकी न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों का इसके रेट पे इम्पैक्ट आता है। तो डिपेंडेंसी रेट पे दोनों की होती है, न्यूक्लियोफाइल की और सबस्ट्रेट की। इस वजह से इसे SN2 रिएक्शंस कहते हैं। और ऐसे न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शंस भी कहते हैं। तो देखते हैं कि कैसे ये रिएक्शंस होती हैं। जैसे SN2 रिएक्शंस है, SN2 रिएक्शंस में हमारे पास कोई भी एक सबस्ट्रेट है, इस पे अटैकिंग रिएजेंट OH है। तो OH इस पे अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे। तो इसका अटैक करने के बाद OH का कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन और कार्बन और Br के बॉन्ड की ब्रेकिंग दोनों साथ साथ हो रही है, और एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें दो पार्शियली नेगेटिव चार्ज इस OH पे होगा और एक ब्रोमीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। और ये दोनों बॉन्ड्स की ब्रेकिंग और मेकिंग हो रही है। तो ये दोनों बॉन्ड लॉन्ग होंगे और वीक बॉन्ड्स है, और ये ट्रांजिशन स्टेट है। और जब ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा और तो ये बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, और एक प्रोडक्ट स्पीसीज हमें मिलेगी जिसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन इस प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन से इंटायरली डिफरेंट है। क्योंकि इसमें ब्रोमीन, लेफ़्ट साइड देख रहे हैं
जो कि नेगेटिव स्पीसीज में लेफ्ट साइड है, और जिसमें जो अटैक की गई नेगेटिव स्पीसीज है वो ये तो राइट साइड है, और ये है जो OH है वो लेफ्ट साइड है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसके प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन आप रिएक्टेंट के कॉन्फ़िगरेशन से एकदम अपोजिट है। तो इस वजह से SN2 रिएक्शंस में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। जैसे हम इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की स्टडी कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, और इसके साथ जो जुड़ा हुआ है नेगेटिव स्पीसीज कार्बन के साथ, उसकी बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, और न्यूक्लियोफाइल का कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो हो रही है इधर, और ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। इस ट्रांजिशन स्टेट में जब ये नेगेटिव ग्रुप एकदम इसके बॉन्ड का कम्प्लीटली ब्रेकिंग हो जाएगी, तो इस NU बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और एक जो स्पीसीज जो प्रोडक्ट का हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो इन्वर्स होगा इस रिएक्टेंट या सब्सट्रेट के कॉन्फ़िगरेशन के। तो इस इन्वर्जन को, या जो प्रोडक्ट में सब्सट्रेट के कॉन्फ़िगरेशन में जो इन्वर्जन है उसे वोल्डन इन्वर्जन कहते हैं। जब हम इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की तरफ जाते हैं, तो जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, इसे एक्टिवेशन एनर्जी देंगे, जिससे न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, तो इसकी बॉन्ड का फॉर्मेशन और ब्रेकिंग दोनों साथ साथ हो रही है। ये दोनों ही बॉन्ड वीक बॉन्ड है, क्योंकि ये पार्शली कार्बन से कनेक्टेड है, और वीक है और लॉन्ग बॉन्ड्स है। जब ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल स्टेट है, तो जैसे ही ये Br बॉन्ड का ब्रेकिंग होगी, OH बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा, और हमें प्रोडक्ट मिलेगा जिसकी एनर्जी काफ़ी कम होगी, क्योंकि प्रोडक्ट हमें स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN2 रिएक्शंस। जब हमने रिएक्शंस देख ही ली, तो रिएक्शन को ऊपर हमने देखा कि स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है कि जो प्रोडक्ट सब्सट्रेट की कॉन्फ़िगरेशन है और जो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन है वो दोनों डिफरेंट है। तो इसका मतलब स्टीरियो स्पेसिफिक है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस, और जो कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन आ रहा है उससे हम वोल्डन इन्वर्जन कहते हैं। सेकंड कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म है कि बॉन्ड की ब्रेकिंग और फॉर्मेशन दोनों साथ साथ हो रहा है, तो इसे कंसर्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। और साथ ही ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इस रिएक्शन की रेट न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करती है और सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड कर रही है। तो ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि इसका फॉर्मेशन बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल का अटैक और ये सबस्ट्रेट से एक लिविंग ग्रुप का हटना दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो इसकी जो रेट है ना दोनों पे डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल पे भी और सबस्ट्रेट पे भी रेट डिपेंड करेगी। तो इस रेट को हम सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह देखते हैं। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है क्योंकि ये दोनों पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप वाले सबस्ट्रेट। तो इसे SN2 रिएक्शंस कहते हैं। जब हम सबस्ट्रेट की बात करते हैं कि किस तरह के सबस्ट्रेट के साथ SN2 रिएक्शन ज़्यादा प्रीफरेबल है, तो जब हम देखते हैं कि प्राइमरी सबस्ट्रेट के साथ SN2 रिएक्शन ज़्यादा प्रीफरेबल है, क्योंकि जब ये रिएक्शन हम देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि अगर ग्रुप कार्बन के साथ कम मतलब बल्कि ग्रुप कार्बन के पास बल्कि ग्रुप नहीं होंगे या प्राइमरी कार्बोकेटाइंस हमारे पास होंगे, प्राइमरी एल्काइल्स हमारे पास होंगे, तो उसमें जो न्यूक्लियोफाइल का अटैकिंग है वो इजी हो जाएगा और आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। अगर कार्बन के साथ बल्कि ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ये रिएक्शन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स एलाइलिक ग्रुप्स के साथ ज़्यादा इजीली हो सकती है, और ये सेकेंडरी के साथ भी हो सकती है, लेकिन टर्शरी के साथ ये रिएक्शंस नहीं होती है। अगर हम देखते हैं कि किस तरीके की न्यूक्लियोफिलिक के साथ ये रिएक्शंस होती है, तो अगर हम न्यूक्लियोफाइल देखते हैं कि किस तरह का न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल
तो अगर हम न्यूक्लियोफाइल देखते हैं कि किस तरीके का न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल ऐसा होना चाहिए जो ज़्यादा रिएक्टिव हो। तो रिएक्टिव में हम न्यूक्लियोफाइल में देखते हैं कि जो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो उसमें भी जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो उसमें मोर आयनिक और मोर बेसिक न्यूक्लियोफाइल का हम यूज़ करते हैं। हम लिविंग ग्रुप देखते हैं, तो लिविंग ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो लीव करने के बाद भी स्टेबल हो। तो जब हम लिविंग ग्रुप की बात करते हैं, तो लिविंग ग्रुप ऐसा, जब ये लिविंग ग्रुप हटेगा तभी ना, जब ये हटने के बाद भी स्टेबल होगा। तो हमारे पास स्टेबल लिविंग ग्रुप होना चाहिए जो इजीली हट जाए और हटने के बाद भी स्टेबल हो, क्योंकि अगर ये हटने के बाद स्टेबल ही नहीं होगा तो ये कार्बन से बॉन्ड ब्रेकिंग ही नहीं होगी, और बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो हमारे पास ऐसा लिविंग ग्रुप होना चाहिए जो हटने के बाद भी स्टेबल हो। जब हम लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी को देखते हैं, तो टोसाइल ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल लिविंग ग्रुप है, और टोसाइल ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल लिविंग ग्रुप है। जैसे हम फिर आगे हम आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इन सब की बात करते हैं, तो आयोडीन ज़्यादा स्टेबल लिविंग ग्रुप है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और जो फ्लोरीन है वो अनस्टेबल लिविंग ग्रुप है, ये पोर है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो जब हम बात करते हैं RF, ROH, ROR, RNS2, ये सब देखते हैं, तो ये सब SN2 रिएक्शंस में सब्सट्रैक्ट ही नहीं होते हैं SN2, ये क्योंकि ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते हैं। तो लिविंग ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो इजीली रिएक्शन ग्रुप से ही निकल जाए। तो जब हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, तो हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हम यूज़ करते हैं। एप्रोटिक सॉल्वेंट जिसके पास OH नहीं हो, क्योंकि OH अगर होता है, हम प्रोटिक सॉल्वेंट्स अगर यूज़ करते हैं, तो वो न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना लेता है और रिएक्शंस प्रोसीड ही नहीं करती है। तो न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड ना बनाए, इस वजह से हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड, ऐसे सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं हम। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस में हम पोलर सॉल्वेंट्स, प्रोटिक सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं।